नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और मैं हूँ सीमा शर्मा। आज हम भारत के भौतिक आकृतिक प्रदेश में पढ़ने वाले हैं। एक तो भारत का उत्तरी विशाल मैदान और दूसरा भारत का विशाल पठार। देखिए, इससे पहले हम बात कर चुके हैं उत्तरी विशाल पर्वत के बारे में। ठीक है, उत्तरी विशाल पर्वत जो है हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत जो हिमालय हमने देखा है। ठीक है, और उसके साथ ही हमने हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा है, पूर्वी पहाड़ियों के बारे में बात की है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैप के द्वारा आपको जो है प्रश्न समझाए गए हैं। आज हम भारत का उत्तरी विशाल मैदान और भारत का विशाल जो पठार है उसके 48 महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर हैं वो करने वाले हैं। और इसके बाद एक वीडियो जो है तटीय मैदान जो है हमारे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, और साथ ही जो भारत के द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार, और साथ ही जो छोटे मोटे द्वीप समूह है लक्षद्वीप वगैरह, उनकी चर्चा जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटी सी गुजारिश है, हमेशा की तरह उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उज्जवल जी के से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, एनसीईआरटी, भूगोल सब कुछ पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत के उत्तरी विशाल मैदान का जो क्षेत्रफल है वो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखिए, ये हिमालय के दक्षिण में है और भारतीय विशाल पठार के उत्तर में और पश्चिम में पूर्व तक ये विस्तृत है। देखिए, अगर हम भारत का मैप ये माने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका भारत का उत्तरी विशाल मैदान जो है उसकी स्थिति है। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये आपके जो हमारा हिमालय पर्वत है, या आप कह लीजिए उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं, उत्तरी पर्वतीय जो भाग है उसका जो है क्षेत्र आता है। अगर हम बात करें इन दोनों की, अगर भारत का मैप ऐसे बनाएं तो ये जो दोनों हैं स्थितियाँ, ये किसकी हैं? ये जो हमारे तटीय मैदान हैं, कौन से? पूर्वीय तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ये पूर्वीय तटीय मैदान है और ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान आ जाता है। और जो ये बीच का क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है ये है भारत का विशाल पठार। तो इस प्रकार से स्थिति बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा उत्तरी जो विशाल मैदान है, जिसमें गंगा वगैरह नदियाँ आ जाती हैं, दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, पंजाब का एरिया आ जाता है, कुछ राजस्थान का एरिया आ जाता है। तो ये सब जो है भारत के उत्तरी विशाल मैदान के अंतर्गत जो है आ जाते हैं। और लगभग इसका जो एरिया है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये हिमालय के तो दक्षिण में है। देखिए, यहाँ पर है तो हिमालय का दक्षिण हो गया। ठीक है, और भारतीय विशाल जो पठार है, ये वाला जो भारतीय विशाल पठार है, इसके आ गया उत्तर में। ठीक है, उत्तर में पश्चिम से पूर्व तक ये क्या है? मैदान जो है स्थित है। हिमालय व भारतीय विशाल पठार से बहाकर लाई गई जो मिट्टियां हैं उनसे बना है, तो उनसे बना है उत्तरी विशाल मैदान। देखिए, जो हिमालय पर्वत है उसकी जो नदियां हैं उनसे जो मिट्टी वगैरह बहाकर लाई गई है, धूल के कण लाए गए हैं, मिट्टी लाई गई है, वो सब जो चीज़ें हैं अवसाद लाया गया है, उन सब से किसका निर्माण हुआ है? तो उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। साथ ही जो उत्तरी जो भारतीय विशाल पठार है यहाँ पर मौजूद, इससे भी क्या हुआ है? इसके द्वारा यहाँ से और हिमालय के द्वारा यहाँ से जो लाई गई मिट्टियाँ हैं उनसे बीच का जो भारतीय हमारा उत्तरी जो है विशाल मैदान उसका निर्माण हुआ है। उत्तरी विशाल मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? अगर हम उत्तरी विशाल मैदान की औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 200 मीटर है। ये मैदान जो है एकदम सपाट है और समतल है। देखिए, लाखों सालों से पर्वतीय क्षेत्रों से मिट्टी यहाँ जमा होती आ रही है, जिसकी वजह से मिट्टी की परतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई में जो है पाई जाती हैं। और ये गहराई कहीं कहीं तो पृथ्वी के अंदर 2000 मीटर तक है और कहीं कहीं 3000 मीटर तक भी है।
तो ये जो गहराई है मिट्टी की 2000 से लेकर 3000 मीटर तक है। पूर्व में गंगा व पश्चिम में सतलुज नदी घाटियों के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? तो देखिए, पूर्व में तो गंगा है, पश्चिम में सतलुज की घाटियां हैं, उनके बीच में जल विभाजक का जो काम है वो करता है उत्तरी विशाल मैदान। क्योंकि ये इस प्रकार से स्थिति आती है एक तलवार की भांति, तो जो है गंगा और जो सतलुज नदियां हैं उनके बीच में जो है ये क्या करता है, जल विभाजक का काम करता है। उत्तरी विशाल मैदान के ऊंचे भाग को क्या कहते हैं? जो उत्तरी विशाल मैदान है उसके ऊंचे भाग को बांगर कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है बांगर किसे कहते हैं? तो उत्तरी विशाल मैदान के जो ऊंचे, जैसे मान लीजिए ये मैदान है, तो मैदान से ऊपर जो थोड़ी ऊंची उठी जगह है उसको बांगर कहा जाता है। और इस भाग में जब नदियाँ आती हैं तो नदियाँ यहाँ तक ऊपर तक नहीं पहुँच पाती, मतलब नदियों की जो बाढ़ का पानी है कभी भी कहाँ पर नहीं पहुँच पाता, बांगर में नहीं पहुँच पाता। उत्तरी विशाल मैदान के निचले भाग को क्या कहते हैं? जो उत्तरी विशाल मैदान का जो निचला भाग होता है उसे खादर कहते हैं। देखिए, नीचे वाला भाग जो होता है उसे खादर कहते हैं, जो ऊंचा भाग होता है उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, देखिए जो बांगर होता है यहाँ पर क्या है, हर साल बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। कहाँ पर? खादर तक, क्योंकि ये कैसा भाग है, ये निचला भाग है, ऊंचे भाग तक नहीं पहुंच जाता, लेकिन बाढ़ का पानी खादर तक पहुंच जाता है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में खादर को बेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेट कहते हैं खादर को पंजाब में। पंजाब, हरियाणा और यूपी में शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ साथ 10.15 किलोमीटर चौड़ी मैदानी पट्टी क्या कहलाती है? देखिए, पहले हमने बात की थी हिमालय की। अगर हिमालय की बात करें तो ये क्या है, ये हिमाद्री है, जहाँ पर बर्फ़ की जो हिमानियाँ हैं ढकी रहती हैं। उसके नीचे वाला भाग हमने देखा था हिमाचल होता है पिछली वीडियो में। ठीक है, हिमाचल, और हिमाचल से जो नीचे वाली श्रेणी होती है ये होती है शिवालिक की श्रेणियाँ। कौन सी? शिवालिक की श्रेणियाँ। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो शिवालिक पर्वत श्रेणी के साथ साथ 10.15 किलोमीटर जो चौड़ी मैदानी पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे भाबर कहते हैं। देखिए, बांगर अलग है, खादर अलग है और भाबर अलग है। ठीक है, भाबर किसको कहते हैं? जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं उसके साथ साथ 10 से 15 किलोमीटर 10.15 किलोमीटर जो चौड़ी मैदानी पट्टी है उसको भाबर कहा जाता है। इसकी जो ये किससे बनी है? तो ये कंकरीली जो बलुई मिट्टी है, बलुई मिट्टी जो कि कंकरीली है उससे बनी है, उससे ये जो मैदान है भाबर का ये बना है। भाबर के साथ साथ फैली 15.30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी क्या कहलाती है? तो भाबर के साथ साथ जो फैली 15.30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है वो तराई कहलाती है। ठीक है, तराई कहलाती है। हम कई बार कहते हैं ना तराई वाले क्षेत्रों में, तो ये वही तराई है। भाबर के साथ साथ 15.30 किलोमीटर तक फैली चौड़ी पट्टी तराई कहलाती है। देखिए, गर्मी में भाबर के जो नदी नाले होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? भूमिगत हो जाते हैं। और इस पट्टी को पार करके, किस पट्टी को पार करके? भाबर को पार करके इनका जो जल होता है धरातल पर वापस आ जाता है और ये जल जो है वो तराई पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या है, एक तरह की जो दलदली भूमि है उसका निर्माण हो जाता है। लेकिन आज क्या है, आज का टाइम देखें तो तराई के अधिकांशतः जो भाग हैं वो कृषि योग्य बना लिए गए हैं। पहले टाइम में नहीं था, इतनी सुविधा नहीं थी, लेकिन अब तराई का अधिकांश भाग जो है वो, अधिकांश जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य बना लिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरी विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, उत्तरी विशाल मैदान, सबसे पहली बात तो भारत के भू आकृतिक प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, वो कितने भागों में बटे हैं? 4 भागों में बटे हैं। सबसे पहले तो उत्तरी भारत का उत्तरी पर्वतीय भाग, उसके बाद जो अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? विशाल मैदान पढ़ रहे हैं, तो भारत का विशाल मैदान। उसके बाद है तीसरे नंबर पर विशाल पठार। ठीक है, और चौथे नंबर पर आ जाता है तटीय आपके मैदान। ठीक है, तटीय मैदान प्लस जो आपके द्वीप समूह हैं। तो इन सब चारों चीज़ों को मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा भारत का
भू आकृतिक प्रदेश जो है वो बन जाता है। फिलहाल हम विशाल मैदान की बात कर रहे हैं, उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, जितनी भी हम जो है ज्योग्राफी की क्लासें देख रहे हैं इसमें क्रमबद्ध अध्ययन किया जा रहा है। तो पश्चिमी मैदान की पहले बात करेंगे, फिर उत्तरी मैदान की, फिर पूर्वी मैदान की और फिर ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करेंगे। तो 4 भागों में उत्तरी विशाल मैदान को बांटा गया है। पहले है पश्चिमी मैदान, फिर है उत्तरी मध्य मैदान और उसके पश्चात है पूर्वी मैदान और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अगर हम स्थिति देखें तो यहाँ पर पश्चिमी मैदान, फिर उत्तरी मैदान, फिर पूर्वी मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान का मरुस्थल व अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिमी बांगर क्षेत्र किसमें सम्मिलित है? तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ सकता है, किसमें इंक्लूड है? ये पश्चिमी मैदान में जो है सम्मिलित है। राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र और अरावली पर्वत श्रेणी का पश्चिम बांगर क्षेत्र जो है वो किस में सम्मिलित है? पश्चिमी मैदान में स्थित है, सम्मिलित है। बांगर किसको कहा था हमने? जो उत्तरी विशाल मैदान का ऊंचा भाग है वो क्या कहलाता है? वो बांगर कहलाता है। ठीक है, तो पश्चिमी मैदान में ये सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिमी मैदान में कौन सी नदियां बहती हैं? तो उत्तरी विशाल मैदान के पश्चिमी मैदान कौन सा हो गया? यही जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया की। तो यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती हैं? यहाँ पर सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ जो हैं बहती हैं। फिलहाल तो जो है दृष्टवती जो है सूख गई है, या आप कह लीजिए कि पुराने टाइम में थी। अब इसका जो स्थान है वो घाघरा ने ले लिया है, घाघरा जो है उसने ले लिया है, मतलब घर घर पहुँचने वाली नदी। आगे है सांभर स्थित है। सांभर कहाँ पर है? ये हमारे पश्चिमी मैदान में पड़ता है और ये खारे पानी की झील है। अगर हम लूणी नदी की बात करें, लूणी नदी भी इसी एरिया में पड़ती है। लूणी नदी जो है वो कहाँ पर विलुप्त होती है? तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। वो सारा पश्चिमी मैदान के अंतर्गत ही आता है। उत्तरी मध्य मैदान स्थित है। देखिए हमने 4 भागों में बांटा है उत्तरी विशाल मैदान को, तो पश्चिमी मैदान की बात कर ली। अब उत्तरी जो मैदान है, उत्तरी मध्य मैदान, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो पंजाब, हरियाणा और यूपी में स्थित है। और ये भाग जो है वो काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, ये कितने डेवलप एरिया है, उपजाऊ भाग है। चावल की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है, बहुत सारी जो है कृषियाँ यहाँ पर की जाती हैं। तो उत्तरी मध्य मैदान का ये, ठीक है, उत्तरी मध्य मैदान जो है वो पंजाब, हरियाणा, यूपी में स्थित है और ये उत्तरी विशाल मैदान का ही क्या है? एक भाग है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मध्य मैदान का उत्तर प्रदेश में फैला भाग किन नदियों की मिट्टी से बना है? ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उत्तरी मध्य मैदान का उत्तर प्रदेश में फैला भाग जो है वो किन नदियों से बना है? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, इन नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उससे बना है ये वाला एरिया। ठीक है, तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक नदियाँ जो हैं इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा उत्तरी मध्य मैदान का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मध्य मैदान का जो पंजाब और हरियाणा में फैला भाग है वो किन नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है? जो यूपी वाला भाग है वो तो बना है इन नदियों से। अब पूछा जा रहा है पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है वो कौन सी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है? तो सतलुज, रावी, व्यास, इन तीनों नदियों से जो है ये मैदान बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पालना कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सभ्यता संस्कृति का पालना जो है वो कहलाता है हरियाणा की भूमि कह लीजिए, या फिर पंजाब व हरियाणा की भूमि कह सकते हैं आप। तो हरियाणा की जो भूमि है वो भारतीय सभ्यता व संस्कृति का पालना कहलाती है, जिसमें पंजाब का भी कुछ एरिया जो है वो सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी मैदान का विस्तार है। तो पूर्वी मैदान कहाँ पर पड़ेगा? ये भारत है अगर, तो पूर्वी मैदान यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल, बिहार।
तो बिहार व पश्चिम बंगाल के राज्यों में पूर्वी मैदान का विस्तार है। आप ये कह सकते हैं कि गंगा की जो मध्य और जो निचली घाटियां हैं उसमें फैला मैदान जो है वो पूर्वी मैदान कहलाता है। यानी कि गंगा की जो मध्य और निचली घाटी में फैला मैदान है वो पूर्वी मैदान कहलाता है, जिसमें बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य जो है वो शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान विस्तृत है। तो ब्रह्मपुत्र में देखिए अक्सर बाढ़ आ जाती है और ये कहाँ पर विस्तृत है, असम में विस्तृत है। अगर राज्य देखें तो भारतीय विशाल मैदान का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो किस मैदान में आ जाता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है और ये असम में विस्तृत है और यह मैदानी भाग जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अक्सर इसमें बाढ़ आती रहती है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? अगर हम संसार के सबसे बड़े नदी द्वीप की बात करें तो वो है माजुली द्वीप। ये 1250 वर्ग जो है किलोमीटर लंबा है, 1250 वर्ग किलोमीटर लंबा है माजुली द्वीप। और कहाँ पर है? ये जो ब्रह्मपुत्र है इसी की धारा से बना है और ये मैदानी भाग जो है बहुत उपजाऊ है। देखिए जब ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है तो इसका पानी क्या है, दूर दूर तक फैल जाता है। बाढ़ के बाद नदी क्या करती है, अपनी धारा बदल देती है और इससे नदी की धारा में क्या हो जाते हैं, जो कई द्वीप हैं, अनेक द्वीप जो हैं उनका निर्माण हो जाता है, जिसमें से माजुली द्वीप भी एक द्वीप है। अगला प्रश्न है, गंगा व ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए मैदान व डेल्टा प्रदेश में कौन सा देश स्थित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया मैदान। सबसे पहले अगर हम भारत की स्थिति देखें तो ये रहा उत्तर आपका जो है विशाल मैदान। अब यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो है उनके द्वारा जो मैदान बनाया गया है वो इस एरिया में बनाया गया है। और यहाँ पर कौन सा एरिया आता है, यहाँ पर कौन सा देश आता है? तो देखिए नेपाल यहाँ पर है, चीन यहाँ पर है, यहाँ पर तिब्बत है, ठीक है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर आपके क्या है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहाँ पर आपके पाकिस्तान आ जाता है। तो कौन सा देश बना? तो यहाँ वाला एरिया जो है वो बांग्लादेश का एरिया है, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया मैदान और जो डेल्टा प्रदेश है वो किस देश में स्थित है? तो वो बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो देखिए अब हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं। विशाल मैदान पढ़ लिया है, अब देखिए ये भारत की स्थिति है। यहाँ पर अगर मैदान आ गया तो मैदान के दक्षिण में क्या आएगा? तो मैदान के दक्षिण में आएगा पठार। कौन सा? उत्तरी कौन सा आएगा? भारतीय विशाल पठार आएगा, ठीक है, भारतीय विशाल पठार। तो उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है भारतीय विशाल पठार। अगर हम स्थिति देखें भारत की इस प्रकार से तो ये जो एरिया है बीच वाला ये भारतीय विशाल पठार का एरिया है, क्योंकि ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये हिमालय का एरिया आ जाता है और ये बीच वाला यहाँ पर उत्तरी मैदान आ गया। तो ये बीच वाला एरिया क्या आ गया? भारतीय विशाल पठार। ये जो भारतीय विशाल पठार है ये देश का लगभग आधा भाग जो है, अगर हम बात करें देश के क्षेत्रफल की, तो देश के क्षेत्रफल का जो आधा भाग है वो किसका है? वो आ जाता है भारतीय विशाल मैदान का। और ये कितना है? तो ये 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। तो उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में भारतीय विशाल पठार है और भारत के विशाल पठार का क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का लगभग आधा भाग है। भारतीय विशाल पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा पर क्या स्थित है? अगर हम भारतीय विशाल पठार की बात करें इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर क्या स्थित होगा? तो अगर विशाल पठार यहाँ पर है तो उत्तर वाला एरिया ये आ गया और पश्चिम वाला ये, तो यहाँ पर क्या स्थित है? तो यहाँ पर राजस्थान का मरुस्थल जो है स्थित है, जहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। तो भारतीय विशाल पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरावली की पहाड़ियाँ जो हैं वो स्थित हैं। बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ किसकी सीमा निर्धारित करती हैं? तो ये सीमा निर्धारित करती हैं भारतीय विशाल पठार की। बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ जो हैं वो भारतीय विशाल पठार की सीमा जो है निर्धारित करती हैं। आप ये भी कह सकते हैं
कि उत्तर उत्तरी व उत्तरी पूर्वी, है ना, उत्तरी व उत्तरी पूर्वी जो सीमा है वो निर्धारित करने का काम कौन करती हैं? तो बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ भारतीय विशाल पठार का जो ये सीमा है वो निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं कौन निर्धारित करती है? उत्तरी व उत्तरी पूर्वी तो करती है बुंदेलखंड का पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ। तो अब बात आती है कि पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं कौन निर्धारित करती हैं? तो पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं जो हैं पश्चिमी घाट, सह्याद्री व पूर्वी घाट निश्चित करती हैं। अगर हम भारत की स्थिति देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके आ जाता है विशाल पठार। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आ गया आपके पश्चिमी घाट, ये है आपके पूर्वी घाट, ये हो गया आपके सह्याद्री। तो ये जो आप कह लें पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं जो हैं वो पश्चिमी घाट, सह्याद्री व पूर्वी घाट निश्चित करती हैं, निर्धारित करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल पठार का धरातल ऊंचा है, तो कितना ऊंचा है? तो भारतीय विशाल पठार का धरातल जो है आपको पता है पर्वत ऊंचे होते हैं लेकिन पठार जो होते हैं वो कम ऊंचे होते हैं। तो 400 मीटर जो है ऊंचाई है किसकी? भारतीय विशाल पठार की। अगला प्रश्न है, भारतीय विशाल पठार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अगर भारतीय विशाल पठार के सबसे ऊंचे स्थान की बात करें तो वो है अनाई मुदी शिखर। कौन सा है? अनाई मुदी शिखर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। अनाई मुदी शिखर जो है वो सबसे ऊंचा स्थान है भारतीय विशाल पठार का। भारतीय विशाल पठार किसका हिस्सा है? अगर हम बात करें भारतीय विशाल पठार की तो ये हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड जो है ये प्राचीन भूखंड है और ये प्राचीन काल में कहाँ था? समुद्र तल से ऊंचा रहा है। प्राचीन काल से ही समुद्र तल से ऊंचा रहा है गोंडवाना लैंड। और ये पर्वत जो हैं अवशिष्ट प्रकार के हैं। कैसे हैं? अवशिष्ट प्रकार के हैं। और ये पर्वत जो हैं बहुत कठोर शैलों से बने हैं, जैसे आपके आग्नेय चट्टानें वगैरह हो गई, उन शैलों से ये बने हैं। जब हम देखिए हमने बात की थी, चट्टानें पढ़ी थी, अगर आपने वीडियो नहीं है देखी है तो वो देख लीजिए। चट्टानों यानी कि चट्टानों को ही क्या कहा जाता है? शैल या रॉक कहा जाता है। उसमें हमने बात की थी जो आग्नेय शैलें हैं वो कहाँ पर हैं? वो भारत के दक्कन क्षेत्र में हैं। और दक्कन क्षेत्र ही क्या है, किस में आ जाता है? भारतीय विशाल पठार में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जो आपके शैलें हैं बहुत ही कठोर हैं, मतलब जो हैं बहुत ही कठोर हैं। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? नर्मदा नदी का जो उत्तरी भाग है उसको कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या कहते हैं नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को? मध्यवर्ती उच्च भूमि। नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये नर्मदा नदी है तो इसके उत्तरी भाग को क्या कहेंगे? तो इसके उत्तरी भाग को तो आप एक मिनट, हाँ यहाँ पर है, देखिए ये अगर नदी है तो नदी के उत्तरी भाग को तो आप कहेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि। और ये जो यहाँ पर है एरिया, इसको कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार। तो नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार और आपके जो उत्तरी भाग है उसको मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार किसे कहा जाता है? जब तीन तरफ से क्या हो? समुंदर हो, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको यहाँ तीन तरफ पानी हो या समुंदर हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं और उत्तरी भाग को मध्यवर्ती उच्च भूमि कहा जाता है। अगर मान लीजिए ये क्षेत्र है तो ये वाला जो एरिया है ये मध्यवर्ती उच्च भूमि कहलाएगा और जो ये वाला सारा एरिया है ये कहलाएगा प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है? पानी का एरिया आ जाता है। मध्यवर्ती उच्च भूमि स्थित है। मध्यवर्ती उच्च भूमि जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर और उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। मध्यवर्ती उच्च भूमि नर्मदा नदी के उत्तर व उत्तरी विशाल मैदान के दक्षिण में स्थित है। ये आपका मैदान है, मैदान के तो दक्षिण में है और ये नर्मदा नदी है तो नर्मदा नदी के उत्तर में है। अरावली का विस्तार है, तो अरावली का विस्तार आप सब जानते हैं, गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक उत्तर पूर्वी दिशा में 700 किलोमीटर तक है। ठीक है, 700 किलोमीटर तक
यहाँ पर पूरी अरावली की बात हो रही है, न कि सिर्फ राजस्थान वाली। तो पूरी अरावली का जो विस्तार है वो 700 किलोमीटर, लगभग 700 किलोमीटर में है, उत्तर पूर्वी दिशा में, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक। मध्यवर्ती उच्च भूमि का दूसरा नाम क्या है या अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है वो है मालवा का पठार। मध्यवर्ती भूमि का वह भाग जो मालवा पठार के पूर्व में फैला है, बुंदेलखंड का पठार है। देखिए, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, मध्यवर्ती उच्च भूमि का अन्य नाम मालवा का पठार है। देखिए, चंबल और जो बेतवा नदियां हैं, इस क्षेत्र का जल बहाकर यमुना में ले जाती हैं। यहाँ पर कौन सी नदी है? चंबल और बेतवा नदियां, और यहाँ से जल बहाकर यमुना में ले जाती हैं। अगर हम बात करें, एक प्रश्न यहाँ पर छूट गया है कि अरावली का जो है सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है, आप सब जानते हैं कौन सा है हमारे राजस्थान में? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है। मध्यवर्ती भूमि का वह भाग जो मालवा पठार के पूर्व में फैला है, तो वो बुंदेलखंड का पठार है। देखिए, बुंदेलखंड के पूर्व में क्या आ जाता है? छोटा नागपुर। ठीक है, नागपुर। बुंदेलखंड के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, और इसके और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। ठीक है, कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार में ये क्षेत्र आ जाते हैं। महादेव, कैमूर और मैकाल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में आ जाती हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आ जाती है, जो कि नर्मदा नदी के उत्तर में है और भारत के विशाल पठार के अंतर्गत आती हैं। अगर आपको ऑप्शन जो दिया है उसमें मध्यवर्ती उच्च भूमि नहीं दी है, लेकिन अगर उसमें विशाल पठार दिया हुआ है तो वो भी सही होगा, क्योंकि विशाल पठार का जो है एक भाग क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि है, भारत का विशाल पठार। ठीक है, आगे देखिए, नर्मदा बहती है, तो नर्मदा जो है ये एक जो है भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहती है, भ्रंश या रिफ्ट घाटी में बहती है। यहाँ दर्रे भी कम हैं। नर्मदा घाटी की ओर विंध्याचल श्रेणी जो है एकदम खड़े कगार में स्थित है। कैसी है? एकदम खड़े कगार में स्थित है नर्मदा घाटी की ओर विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल व सतपुड़ा के मध्य में क्या स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में जो नर्मदा घाटी है ये स्थित है। भारतीय विशाल पठार का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाग कौन सा है? अगर भारतीय विशाल पठार के सबसे बड़े भू आकृतिक विभाग की बात करें तो वो है प्रायद्वीपीय पठार, या जिसको आप दक्कन का पठार भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्योंकि तीन तरफ पानी है, या उसे दक्कन का पठार भी कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति त्रिभुज के समान है, दक्कन के पठार की आकृति। अब देखिए, इसकी तीन भुजाएं हैं दक्कन के पठार की। कौन कौन सी हैं? पहली है कन्याकुमारी से राजमहल तक की पहाड़ियाँ, जो पहली भुजा का निर्माण करती है। ये पूर्वी घाट से होकर जो है गुजरती है। जो आपके ये अगर भारत है तो भारत का जो ये वाला एरिया है, यहाँ से कन्याकुमारी से राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट से होकर गुजरती हैं। फिर है सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी और राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी व राजमहल की पहाड़ियाँ। फिर तीसरे नंबर पे है सह्याद्री श्रेणी, जिसको पश्चिमी घाट भी कह दिया जाता है। तो ये तीन भुजाएं जो हैं वो बनाती हैं, इस प्रकार से तीन भुजाएं बनाती हैं किसकी? दक्कन के पठार की, क्योंकि इसकी जो शक्ल है ये त्रिभुज के समान है। ठीक है, इस प्रकार से है। जैसे ये भारत का अगर नक्शा देख लीजिए तो इस प्रकार से किसकी स्थिति है? इस प्रकार से दक्कन के पठार की स्थिति है।
प्रायद्वीपीय पठार या दक्कन के पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। टोटल हमने देखा था भारत के विशाल पठार का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर, तो अकेला जो दक्कन का पठार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हमने अभी बात की घाट की, घाट किसको कह देते हैं? घाट जो है वो जो घाट होता है उसका एक अर्थ होता है पहाड़। तो यहाँ पर जो घाट की हम बात कर रहे हैं वो पहाड़ की बात कर रही हैं, ठीक है। और इसके पश्चिम में जो है वो सह्याद्री श्रेणी है। आगे देखिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो है अनाईमुदी शिखर। कौन सा है? अनाईमुदी शिखर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनाईमुदी शिखर। और ये कहाँ पर है? केरल में है। केरल में कहाँ पर है? केरल में है। अगर इसकी बात करें तो ये 2695 जो मीटर है ऊंचा है। 2600 है अनाईमुदी शिखर, केरल में है। दक्षिण जो भारत है उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अनाईमुदी जो है किन पहाड़ियों का जन्म बिंदु है? अनाईमुदी तो ये आती हैं कार्डेमम पहाड़ियां और पल्ली की पहाड़ियां। और पल्ली में एक काफी खूबसूरत शहर है, उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। घाट का अन्य नाम कौन सा है? पूर्वी घाट का पूर्वी घाट है कौन सा? ये आप भारत की स्थिति देखते हैं तो ये जो घाट है ये वाला कौन सा घाट है? पूर्वार्धी श्रेणी या पूर्वी घाट कहलाता है। पल्ली पर्वतीय नगर कौन सा है? तो उसका नाम है कोडाईकनाल। और ये प्रश्न आया हुआ है यूपी अपने आपके आईएएस परीक्षा में आया हुआ है। पल्ली पहाड़ियों में स्थित जो पर्वतीय नगर है वो है कोडाईकनाल। नीलगिरी में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर कौन सा है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो देखिए दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है जिसका नाम है उदगमंडलम। उदगमंडलम, अगर ये नाम नहीं आपने सुना तो एक नाम और आपने सुना होगा ऊटी नगर। जो है कहाँ पर है? नीलगिरी में दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पर्वतीय नगर है जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। देखिए तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर कौन स्थित है? नीलगिरी स्थित है, ठीक है। और नीलगिरी पर पश्चिम घाट से पूर्वी घाट जो है वो मिल जाता है। जो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाता है, ये कहाँ पर मिल जाता है? नीलगिरी में मिल जाता है। नीलगिरी है कहाँ पर? ये तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और ये जो उदगमंडलम है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अन्य नाम ऊटी। मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम आपने सुना होगा। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर हुआ करता था वो ग्रीष्म काल में गर्मियों में कहाँ पर रहता था? क्योंकि देखिए गर्मियों में मद्रास में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इसलिए वो ऊटी जैसी ठंडी जगह में यहाँ पर रहता था। तो गर्मियों की जो उसकी राजधानी हुआ करती थी वो ऊटी हुआ करती थी। पठार के उत्तर पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड व छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। देखिए छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी है, ठीक है। दामोदर नदी की घाटी हमारे देश की प्रसिद्ध कौन सी पट्टी है? तो कोयला पट्टी है। देखिए कुछ प्रश्न जो हैं वो याद रखने चाहिए, इस प्रकार से याद हो जाते हैं बीच बीच में बताते हुए। तो देखिए बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में है। और छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली जो दामोदर नदी की घाटी है वो हमारे देश की सबसे प्रसिद्ध कोयला पट्टी भी है। और यहाँ पर बहुत से खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से 48 प्रश्न ये हुए और एक प्रश्न हमने बीच में देख लिया था गुरु शिखर वाला। तो आज हमने कर लिए हैं। अगली वीडियो जो है वो हमारी होगी पूर्वी तटीय मैदान की और भारतीय जो द्वीप समूह है उसके बारे में। तो इस प्रकार से हमारा भू आकृतिक प्रदेश जो है वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें और प्लीज मित्रों में शेयर जरूर किया करें। शेयर करें, लाइक करें, बताएं वीडियो अच्छी लगी है बुरी लगी है, जो भी है आपका मन वो बताएं। धन्यवाद।